आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब, नमस्कार। सुबह की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। सबसे पहले बात करते हैं बाजार दर्पण की। सेंसेक्स बढ़कर 77,100 पॉइंट पर पहुंचा, जबकि निफ्टी बढ़कर 24,056 पॉइंट पर पहुंचा। गोल्ड यानी सोना बढ़कर 1,43,540 रुपए पर पहुंचा, जबकि सिल्वर यानी चांदी बढ़कर 2,22,620 रुपए पर पहुंची। अमेरिकी डॉलर घटकर 94.3 रुपए पर पहुंचा, जबकि क्रूड ऑयल घटकर 71.4 डॉलर पर पहुंचा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में पासपोर्ट को लेकर एक नया विवाद छिड़ गया है। विदेश मंत्रालय ने 24 जून 2026 को पासपोर्ट सेवा दिवस पर कहा कि भारतीय पासपोर्ट मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज है। इसे नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए। इस साधारण लगने वाले बयान ने पूरे देश में राजनीतिक हलचल मचा दी है। विपक्षी नेताओं ने सरकार पर हमला बोल दिया है, जबकि भाजपा ने इसे कानून और अदालतों द्वारा तय पुरानी बात बताया है। यह विवाद मतदाता सूची संशोधन और नागरिकता दस्तावेजों की बहस के बीच आया है। विदेश मंत्रालय का बयान पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर बताया गया है। जिसमें विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पासपोर्ट जारी करने में पुलिस वेरिफिकेशन और कई सरकारी दस्तावेजों की जांच होती है, लेकिन नागरिकता का फैसला संविधान और नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार होता है। यह स्पष्टीकरण तब आया जब पूछा गया कि क्या पासपोर्ट नागरिकता का एक साबित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में मंदिर तीर्थ के क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत पर गुरुवार को अयोध्या की राम जन्मभूमि कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई। इस प्रकरण में यह पहली बार बड़ी कार्रवाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दर्ज एफआईआर में 8 लोगों के नाम शामिल हैं, जिन पर बीएनएस की धारा 306, 316, 317 और 61 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा समेत आधा दर्जन लोगों पर गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिशों की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। बताते चलें कि 2 दिनों पहले चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी आरंभिक जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी थी, जिसकी संस्तुति और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद यह एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले को लेकर राज्य सरकार सख्त कार्रवाई के विचार में है। ऐसे में अगले कुछ दिनों में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्लोबल ऑयल की कीमतें गुरुवार को ईरान संघर्ष शुरू होने से पहले के स्तर पर आ गई हैं। इससे भारत को काफी फायदे होने की उम्मीद है। क्रूड की कीमतें लौटने से महंगाई का जोखिम कम हुआ है। यह आयात बिल घटाएगा, सरकार की वित्तीय स्थिति में सुधार लाएगा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल का आयातक है। इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल लुढ़ककर लगभग 72 से 73 डॉलर प्रति बैरल पर रह गया है। इससे वह जियोपॉलिटिकल रिस्क भी प्रीमियम खत्म हो गया है, जिसकी वजह से इस साल की शुरुआत में संघर्ष के चरम पर कीमतें 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं। दोनों बेंचमार्क अब फरवरी के आखिर के स्तर के करीब आ गए हैं। तब मिडिल ईस्ट के एनर्जी मार्केट में तनाव नहीं बढ़ा था। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बावजूद सरकार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की कीमतों में कमी क्यों नहीं कर रही है? यह सवाल विपक्ष को द्वारा समय समय पर उठाया जा रहा है। हाल ही में इंटरनेशनल ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 7 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी और इसके अलावा एलपीजी, घरेलू और कॉमर्शियल सिलेंडरों पर भी काफी बढ़ोतरी की गई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं 8वां वेतन आयोग यानी 8 पे कमीशन भी तेजी से काम कर रहा है। आयोग ने 22 और 23 जून को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कई संगठनों के साथ मीटिंग की, जिसमें एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंसेस प्रमुख चर्चा का विषय रहा। कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स की प्रतिनिधियों ने 8वें वेतन आयोग के सामने एचआरए की दरें को मौजूदा स्तर से काफी ऊपर ले जाने का प्रस्ताव रखा है। कई संगठनों ने एक्स श्रेणी के शहरों में एचआरए को 40% करने की मांग की है।
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बड़े शहरों में किराए तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि मौजूदा एचआरए कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। फेडरेशन ने 8वें वेतन आयोग के सामने एक्स श्रेणी के शहरों के लिए 36%, वाई श्रेणी के लिए 24% और जेड श्रेणी के लिए 12% एचआरए की मांग रखी है। फेडरेशन का दावा है कि यदि यह प्रस्ताव स्वीकार होता है तो कर्मचारियों को एचआरए के रूप में उल्लेखनीय बढ़ोतरी मिल सकती है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 30%, 20% और 10% की दरों से एचआरए मिल रहा है। दरअसल 7वें वेतन आयोग ने शुरू में एक्स, वाई और जेड शहरों के लिए क्रमशः 24%, 16% और 8% एचआरए तय किया था। जनवरी 2024 में महंगाई भत्ता 50% पहुंचने के बाद वित्त मंत्रालय ने इन दरों को बढ़ाकर 30%, 20% और 10% कर दिया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांग्लादेश और चीन के बीच तीस्ता नदी परियोजना पर सहयोग करने को लेकर सहमति बन गई है। चीन ने कहा है कि बांग्लादेश को लेकर जल प्रबंधन के क्षेत्र में चीन के अनुभव से फायदा हो सकता है। बांग्लादेश और चीन ने तीस्ता और अन्य नदियों के प्रबंधन में सहयोग बढ़ाने पर गुरुवार 25 जून 2026 को सहमति जताई। बांग्लादेश की सरकारी न्यूज एजेंसी BSS के मुताबिक यह सहमति चीन के जल संसाधन मंत्री की बीजिंग में मौजूद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात के दौरान बनी है। बांग्लादेश का पीएम बनने के बाद तारिक रहमान अपनी पहली विदेश यात्रा पर मलेशिया गए थे। वह 22 जून को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से चीन के डायलिन शहर में पहुंचे थे, जहां उन्होंने विश्व आर्थिक मंच के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। रहमान ने बैठक के दौरान बांग्लादेश के जल संसाधन प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए चीन से सहयोग मांगा। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने तीस्ता प्रबंधन परियोजना के लिए चीन से तकनीकी सहायता भी मांगी थी। इसके जवाब में चीन के मंत्री ने जल संसाधन प्रबंधन में बांग्लादेश सरकार की पहलों में पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के स्पेशल डायरेक्टर महेश दीक्षित को देश की आंतरिक खुफिया एजेंसी का नया चीफ नियुक्त किया है। वे 30 जून को कार्यकाल पूरा कर रहे तपन कुमार डेका की जगह लेंगे। केंद्र सरकार ने महेश को 2 साल के लिए आईबी डायरेक्टर नियुक्त किया है। मौजूदा आईबी डायरेक्टर तपन कुमार डेका का कार्यकाल 30 जून 2026 को समाप्त हो रहा है। डेका 1988 बैच के हिमाचल प्रदेश के कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। वे जुलाई 2022 से आईबी के प्रमुख थे। सरकार ने उन्हें 2 बार सेवा का विस्तार दिया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला में 1 मिनट के अंतराल पर आए 2 शक्तिशाली भूकंपों ने भारी तबाही मचा दी है। बुधवार की शाम आए 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले भूकंपों से पूरा वेनेजुएला हिल गया। इन्हें एक सदी से भी ज्यादा समय में वेनेजुएला का सबसे शक्तिशाली भूकंप बताया जा रहा है। राजधानी काराकास और उसके आसपास की सैकड़ों इमारतें ढहकर कंक्रीट और स्टील के मलबे में बदल गईं। कई लोग ढही हुई इमारतों के नीचे दब गए। इसके चलते कम से कम 188 लोगों की मौत हो गई और लगभग 1500 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए हैं। तो ये थी सुबह की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।